अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th की न्यू केमिस्ट्री बुक के चैप्टर 9 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम लोग 17 ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास हैलोजेंस भी कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले ऑल द एलिमेंट इन द ग्रुप 17 हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल। वो कहते हैं कि जो हमारे पास ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, वो 7 इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म में होंगे? NS2, S में 2 होंगे एंड Np5 और P में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, नॉन मेटल्स हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन एनाइन। अच्छा, अब क्या होता है कि इनके आखिरी शेल में जो है वो एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ले लें तो इनका आखिरी शेल में ये जो पी में 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे, इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि ये नॉन मेटल्स है और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इनके पास स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है, पावर है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, ठीक है, और एक एनाइन बना दें। दे एग्जिस्ट एज डायम एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड बिहेव एज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, नॉन मेटल्स है, और ये डायटॉमिक, डायटॉमिक कहते हैं कि मतलब जैसे दो एटम्स एक साथ पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरीन जो है F2 की फॉर्म में पाई जाती है, क्लोरीन जो है Cl2 की फॉर्म में, ब्रोमीन Br2 और आयोडीन I2। मतलब दो एटम्स जो आपस में जुड़े होते हैं, ये डायटॉमिक की फॉर्म में पाए जाते हैं। Atomic radii melting and boiling point of halogen increase when you go down the group। अब वो कहते हैं एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है जब हम नीचे की तरफ मूव करते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हेलोजन, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ जो हेलोजन होते हैं वो भी इंक्रीज होते हैं जब जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अब ये भी हो सकता है कि वाई एटॉमिक रेडियाई एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीज व्हेन यू मूव डाउन द ग्रुप। तो हम इसको क्वेश्चन के तौर पे भी ले सकते हैं। इसका आंसर यहाँ पे इन्होंने दिया है, दिस इज बिकॉज द एटम्स गेट लार्जर एज दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले एटॉमिक रेडियाई की वो रीज़न बता रहा है। वो कहता है कि जैसे एटम जो होते हैं वो लार्जर होता चला जाता है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में द मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म्ड, जो मॉलिक्यूल है जो कि बन रहा है फ्रॉम दीज एटम, इन एटम्स की वजह से विल अट्रैक्ट ईच अदर विद अ स्ट्रोंगर फोर्स। अब इनके अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है? वो कहते हैं कि दो एटम्स जो आपस में जुड़े हुए हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी। This is the reason why melting and boiling point of bromine and iodine are higher than those of the chlorine and fluorine। इस वजह से वो कहते हैं कि क्योंकि ब्रोमीन और आयोडीन बिल्कुल नीचे पाए जाते हैं, तो उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन एंड क्लोरीन, क्योंकि वो आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो अट्रैक्ट हुए हुए होते हैं। तो उनको तोड़ने के लिए, उनको मेल्ट करने के लिए जो है ज़्यादा हीट जो है, ज़्यादा एनर्जी जो है वो हमें देनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं कि वाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ हेलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं? तो उसकी वजह यहाँ पे यही है, दिस इज़ द रीज़न वाई। यहाँ पे हम लोग जो है, हाँ जी, इसकी वजह यही है यहाँ से, दिस इज़ द रीज़न बिकॉज, दिस इज़ बिकॉज द एटम गेट लार्जर एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल विच आर फॉर्म फ्रॉम दिस एटम विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि हेलोजन रिएक्ट विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स टू गिव साल्ट। तो हेलोजन्स जो होती हैं क्या करती हैं? अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करती हैं और साल्ट्स बनाती हैं। दस दीज एलिमेंट आर दस नेम्ड एज हेलोजन। इस वजह से इन एलिमेंट्स को हेलोजन्स कहा जाता है, विच मीन साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट, जिसका मतलब होता है कि साल्ट पैदा करने वाले एलिमेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग ये भी क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट आर हेलोजन्स? हेलोजन्स क्या है? वाई ग्रुप 17 आर कॉल्ड हेलोजन्स? क्यों ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजन्स कहा जाता है? तो इसकी यही वजह है क्योंकि ये अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ मिलकर साल्ट्स बनाते हैं। इस वजह से हम इनको हेलोजन कहते हैं, जिसका मतलब होता है साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं अनलाइक मेटल्स, मेटल्स द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वो कहते हैं जैसे कि हम लोगों ने मेटल्स में देखा था, टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन
इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाती है इन द ग्रुप के अंदर। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटॉमिक साइज इंक्रीज। इसकी वजह क्या है, क्योंकि एटम का साइज बढ़ता चला जाता है डाउन द ग्रुप, नीचे ग्रुप की तरफ, एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम डिक्रीज। अब क्या होता है, हमें पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं एटम का साइज बढ़ता है। एटम का साइज बढ़ने से क्या होता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो कम होती चली जाती है। अब वो अपने ही इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, तो बाहर के किसी आए हुए इलेक्ट्रॉन को कैसे अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, जबकि इनका काम है इलेक्ट्रॉन्स को लेना। इनकी रिएक्टिविटी तब इंक्रीज होगी जब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेंगे। लेकिन क्योंकि हम डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हैं, एटम का साइज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो रही है, तो अब ये बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को आसानी से नहीं खींच सकते। तो इस वजह से इनकी रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। तो यहाँ पे यही बात वो करते हैं, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम डिक्रीजेस। और क्योंकि दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी डाउन द ग्रुप कम होती चली जाती है, मेकिंग लेस रिएक्टिव, और ये इसे लेस रिएक्टिव बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे पास इसकी हो सकता है, ये यहाँ पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ठीक है, हैलोजेंस की जो रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम कम होती है। इसकी वजह, इसका आंसर यही है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट। यहाँ पे हमारे पास आंसर दिया हुआ है कि इसका फैक्ट यही है, क्योंकि एटम का साइज बड़ा होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने इजीली एक्सेप्ट नहीं हो सकते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह से देख लेना है कि ग्रुप 17 के एलिमेंट में जो है डाउन द ग्रुप उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी रिएक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से और बहुत कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों ने इसको याद कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है कि क्लोरीन गैस इज अ पेल येलो, क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन वाइल ब्रोमीन इज फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड। Iodine exists as shiny grey crystal while easily turn into dark purple vapor when they are warmed up. अच्छा, अब ये हमारे पास इनकी जो है फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टी बताई हुई है तमाम हेलोजेंस की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के हवाले से। यहाँ से एमसीक्यू लाजमी पूछा जा सकता है कि फ्लोरीन किस कलर की गैस है, पेल येलो कलर की गैस है। अच्छा, और ये गैस फॉर्म में पाई जाती, क्लोरीन भी गैस है लेकिन ये येलोश ग्रीन फॉर्म में। ब्रोमीन जो है ये फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड है, लिक्विड की फॉर्म में, जबकि आयोडीन जो है ये सॉलिड की फॉर्म में। और ये किस कलर के, शाइनी ग्रे कलर के क्रिस्टल्स बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि मेटल हेलाइड आर फॉर्म्ड व्हेन हैलोजन रिएक्ट डायरेक्टली विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। वो कहते हैं मेटल के जो हेलाइड्स हैं वो फॉर्म होते हैं जब हेलोजेंस जो हैं वो रिएक्ट करते हैं अल्कली के साथ या अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ। मेटल हेलाइड बिहेव यूजुअली एज आयनिक कंपाउंड, और इनसे बनने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल जब भी आपस में रिएक्ट करेंगे उससे बनने वाले कंपाउंड्स हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होंगे। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस, अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन के डिफाइन वो बता रहे हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। ये एक ऐसा अमल है जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है। द सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन, और वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करती है इस का रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है डिफाइन है। रिड्यूसिंग एजेंट पूछा जा सकता है कि व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। तो वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास सोडियम है, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। और ये रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसकी बनिस्बत रिडक्शन इज अ प्रोसेस, रिडक्शन वो अमल है इन विच एन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होता है। एंड द सब्सटेंस विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और वो सब्सटेंस जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है इस कार्बन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो क्लोरीन जो है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि जो ओवरऑल रिएक्शन है ये हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन है। अच्छा जी, यहाँ पे वो बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आर साइमल्टेनियस रिएक्शन। ये कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो एक ही वक्त पे होने वाली रिएक्शन है। इन अदर वर्ड, या फिर हम सादा अल्फाज में या दूसरे अल्फाज में कहें, एन इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट ओनली व्हेन देयर इज अ सब्सटेंस टू एक्सेप्ट इट।
वो कहते हैं यहाँ अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो एक एलिमेंट जो है या एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन तभी लूज करता है, तभी देता है जब कोई उसको लेने वाला हो। तो यहाँ पे इस वजह से वो कह रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ही साथ होते हैं, क्योंकि अगर कोई लेने वाला होगा तभी एक दूसरा एलिमेंट उसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो एट अ टाइम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही होगी। हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेलोजेंस जो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इनका काम होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, एंड देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और इनकी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर है वो डाउन द ग्रुप कम होती चली जाती है। इसलिए अगर हम इसका कंपैरिजन करें, क्लोरीन सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबसे मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन एंड लास्ट में आती है हमारे पास आयोडीन। This fact give a unique property to halogen when a halogen having more oxidizing power displace an ion of another halogen from its compound। अब वो कहते हैं इस वजह से इसके पास एक जो है एक और प्रॉपर्टी है, ये क्या करते हैं कि इसके अंदर अपने मौजूद जो हेलोजन होते हैं ये उसको दूसरे हेलोजन के साथ रिप्लेस कर देता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे Cl2 है, क्लोरीन और 2 NaBr है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्लोरीन और ब्रोमीन में अगर हम लोग कंपैरिजन करें, क्लोरीन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे ये इस ब्रोमीन को अपने साथ जो है रिप्लेस, हालांकि दोनों हेलोजेंस है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें क्लोरीन ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको ब्रोमीन को यहाँ से रिप्लेस करा देगी, जिसके नतीजे में हमारे पास 2NaCl बन जाएगा और Br जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगी। क्लोरीन और आयोडीन की अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन आयोडीन से भी रिप्लेस हो जाएगी, और ये हो गया। और अगर हम ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो ब्रोमीन आयोडीन की निस्बत ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखती है, तो ये आयोडीन को रिप्लेस करा देगी और ये हमारे पास रिएक्शन जो है इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हेलोजेंस रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू गिव हाइड्रोजन हेलाइड। कहते हैं हेलोजेंस जो है हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्ट करते हैं, उसके नतीजे में हाइड्रोजन हेलाइड्स बनते हैं। हाइड्रोजन हेलाइड बिहेव एज स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर, और ये जो हाइड्रोजन हेलाइड होते हैं पानी में बहुत स्ट्रॉन्ग जो है एसिड के तौर पर काम करते हैं। वाटर ये हमारे पास हाइड्रोजन है प्लस हमारे पास हेलाइड है, X2 जो है हेलाइड को रिप्रेजेंट करता है, मतलब इसमें कोई भी हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, और इसके नतीजे में हमारे पास हाइड्रोजन हेलाइड बनता है। ऑल हेलाइड एग्जिस्ट इन गैशियस स्टेट, जितने भी हेलाइड्स होते हैं ये गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, आम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्लोराइड, सिवाय हाइड्रोजन फ्लोराइड की, विच इज लिक्विड, जो कि लिक्विड है। बाकी सारे गैसेस के फॉर्म में, लेकिन ये जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। बॉन्ड लेंथ बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन इंक्रीज डाउन द ग्रुप because as the halogen atom get bigger, the bonding pair of electron get further away from the halogen nucleus। अब वो कहते हैं ये जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है, बॉन्ड डिस्टेंस मतलब एक एटम और दूसरे एटम के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन रही है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बॉन्ड कहते हैं। अब वो कहते हैं जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं बॉन्ड डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो हेलोजन होता है उसका अपने न्यूक्लियस, उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके न्यूक्लियस से फासला बढ़ता चला जाता है, तो इस वजह से जो है वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे होते, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जो है या हाइड्रोजन का जो एटम है थोड़ा मज़ीद दूर होता चला जाता है, तो इस वजह से जैसे जैसे वो दूर होंगे दो एटम्स तो उनका बॉन्ड डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाएगा। द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन देयरफॉर गेट वीकर, और इसके नतीजे में इनका जो बॉन्ड होता है, जाहिर सी बात है जितना बड़ा बॉन्ड होता चला जाएगा एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती चली जाएंगी, तो बॉन्ड भी वीक होता चला जाएगा। द वीकर द बॉन्ड, जितना बॉन्ड वीकर होगा द लेस हीट एनर्जी इट विल बी नीडेड टू ब्रेक इट, उतनी ही कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उन दोनों का तोड़ने के लिए। हाइड्रोजन और उस हेलोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए उतनी ही कम एनर्जी देनी पड़ेगी जितना कम वीक उनका बॉन्ड होगा। Hence the thermal stability of hydrogen halide decrease down the group। इस वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट पे वो कितना स्टेबल रह सकते हैं, वो स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है वो कम होती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल HF है, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड है, बॉन्ड डिस्टेंस है वो बहुत कम है। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इसका न्यूक्लियस आसानी से इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी अपनी तरफ खींच लेगा। जितना ज़्यादा स्ट्रांगली वो खींचेगा उतना ही कम फासला इनके दरमियान होगा और उतना ही स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। उसके बाद इसका कंपैरिजन अगर हम करें HCl के साथ, तो HCl का बॉन्ड थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके नतीजे उसकी निस्बत HBr का बॉन्ड उससे बड़ा, और HI का बॉन्ड जो है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है, अगर हम थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये हमारे पास सबसे हाईली थर्मल स्टेबल होता है और ये सबसे लीस्ट थर्मल स्टेबल होता है।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन वो पूछ रहा है, वो कहते हैं कि हाउ डू हेलोजेंस रिएक्ट विद वाटर। वो कहते हैं वाटर के साथ हेलोजेंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि अल्कली मेटल्स के साथ वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हेलोजेंस के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। अब हम लोगों ने देख रहे हैं कि वाटर के साथ ही किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारे पास मौजूद है। हेलोजेंस जो होते हैं वो रिएक्ट डिफरेंटली विद वाटर डिपेंडिंग ऑन देयर रिएक्टिविटी। ये उनकी रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये डिफरेंटली जो है वो रिएक्ट करते हैं। अगर हम लोग सबसे पहले फ्लोरीन के साथ देखें, विद फ्लोरीन, फ्लोरीन का इसके साथ रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बना प्लस ऑक्सीजन जो है वो गैस की फॉर्म में यहाँ से चली गई। फ्लोरीन रिएक्ट वेरी वायलेंटली विद वाटर। ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करती है, क्योंकि फ्लोरीन का वही बात है कि इसका साइज़ छोटा है, ये बहुत आसानी से इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी और इनके बनने वाला बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ जब हम इसका रिएक्शन करते हैं HCl, एक क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करती है और जो दूसरी क्लोरीन है वो चली जाती है HClO बनाती है। क्लोरीन रिएक्ट मॉडरेटली विद वाटर, ये बस ठीक तरह से मतलब मॉडरेट रिएक्शन देती है। अच्छा, जबकि अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन जो है HBr बनाती है और हमारे पास HBrO बनाती है। ब्रोमीन रिएक्ट रेस रेडिली विद वाटर, ये मतलब बहुत कम रिएक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन। और आयोडीन की अगर हम बात करें, अच्छा फिर यहाँ पे अब देखें तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी ये रिएक्शंस हैं, पहला जो है ये तो कम्प्लीटली इसमें चेंज हो गया, लेकिन बाकी जो रिएक्शंस हैं इनमें हमारे पास डबल हेडेड है, मतलब ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है, दोबारा ये मिलके ये वाला रिएक्टेंट्स जो है बना सकते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह है। जबकि आयोडीन की अगर हम बात करें, आयोडीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करती है, आयोडीन इज ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल, ये तकरीबन इनसॉल्युबल है इन वाटर, पानी के अंदर, एंड रिएक्ट वेरी स्लाइटली, और ये बहुत ही कम हद जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करती है। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया और यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसका ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।